गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का हमारा पहला टॉपिक है हब एंड स्पोक मॉडल। तो ये आपके गवर्नेंस टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है GS2 में। तो अभी प्रपोजल दिया गया है कि जो वीट है, जो भी सिलोज में रखा जाता है, मतलब अलग अलग सेपरेटली रखा जाता है कंट्री में, उसको हम हब एंड स्पोक मॉडल के हिसाब से रखेंगे। मतलब एक हब होगा, हमने डिस्कस भी किया था ना हब एंड स्पोक मॉडल अभी कुछ दिन पहले। तो एक हब होगा जो बहुत सारे स्पोक्स के साथ कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो आप सोचो कि एक सेंट्रलाइज्ड हब है जो कि बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस के साथ कनेक्टेड है। और जो है वो हब में आपकी स्टोरेज कैपेसिटी है, जैसे 111.125 मिलियन टन्स की बात की जा रही है स्टोरेज कैपेसिटी बनाने के लिए। तो अब जो है उसमें स्टोरेज की जाएगी आपकी। और जो है स्पोक्स भी होंगे, मतलब छोटे 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 जो है वो स्टोरेज वाले भी मॉडल्स होंगे। ठीक है, लेकिन सब जो के सब जो है वो कनेक्टेड होंगे आपके एक मेन हब के साथ। तो ये कहा जा रहा है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पे इस मॉडल को बनाया जाएगा। और डिज़ाइन, बिल्ड, फंड, ओन एंड ट्रांसफ़र मॉडल पे जो FCI के लैंड पर इसको बनाया जाएगा। और जो है गवर्नमेंट इसको प्लान कर रही है। तो आपको हब एंड स्पोक मॉडल समझ आ गया ना। एक डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है जिसमें सेंट्रलाइज्ड हब है, वहाँ से या तो सब कुछ ओरिजिनेट हो रहा है या फिर सब कुछ वहाँ पर जाकर इकट्ठा हो रहा है। जैसे इस केस में जो है सब कुछ जाकर वहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। और अगर समझ लो कंट्री में फैलाना भी है उस वीट को, तो उसी सेंट्रलाइज्ड हब से सारे स्पोक्स में जो है वो वीट को भेजा जाएगा। ठीक है, तो इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। एक तो पहला तो कि आपके जो है पॉइंट टू पॉइंट मॉडल जो होता है उससे ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है। कैसे होता है? अगर आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पे, बी पॉइंट से सी पॉइंट पे अगर आप बार बार उसको ट्रैवल करवा रहे हो आप अपने वीट को, तो आपकी जो है ट्रैवलिंग कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है ना। तो आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट कैसे बढ़ती है कि एक ही वीट आप बार बार उसको ट्रांसफ़र करी जा रहे हो, करी जा रहे हो, करी जा रहे हो, रादर दैन एक सेंट्रलाइज्ड हब है, सारे स्पोक्स जितने भी हैं उन सब से एक ही बारी में जो है सिर्फ जो है वो सेंट्रलाइज्ड हब में वो वीट आ रहा है। ठीक है, तो उसकी जितनी बार आप ट्रांसफ़र करवा रहे हो वो नहीं कराना पड़ रहा, सिर्फ एक बार आपको लेके जाना पड़ रहा है। और जितने भी स्पोक हैं उन सबको जो है कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है एज़ कम्पेयर टू ए बहुत सारा वीट जो कि बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करके ए पॉइंट से जेड पॉइंट तक पहुंचेगा। तो ये हब एंड स्पोक मॉडल के बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। और इसको अब जो है हम वीट की स्टोरेज के लिए इसको यूज़ करने वाले हैं। तो एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है हब एंड स्पोक मॉडल का, कि जैसे आपने देखा है ना सोशल मीडिया मैनेजमेंट टूल्स होते हैं। जैसे आपका एक सोशल फ्लो नाम से एक ऐप आती है, तो उसमें आप क्या करते हो कि आप एक पोस्ट करके जो है वो ड्राफ्ट में स्टोर कर देते हो, शेड्यूल कर देते हो। समझ लो कि रात को 2 बजे आपकी वो जो है वो पोस्ट कर दी जाए आपके सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे। तो वो आपका जो सोशल फ्लो में जो आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, वो आपका एक सेंट्रलाइज्ड हब है। वहाँ पर आपने स्टोर कर दिया जो भी आपने पोस्ट करना था, अपने सारे सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सब पे को उसके साथ लिंक कर दिया। जैसे ही 2 बजेंगे वहाँ से डेटा जाएगा और सारे आपके जो स्पोक्स हैं, जो आपके ये फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सब के ऊपर पोस्ट हो जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट आपको बेसिक सोशल मीडिया के थ्रू आपको एग्जांपल दिया है हब एंड स्पोक मॉडल का। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अरब स्प्रिंग। तो इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गया ये। तो ट्यूनीशिया के वोटर्स ने एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूव कर दिया है, जिससे होगा क्या कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है वो कंट्री उसी सिस्टम के ऊपर वापस चली जाएगी। और वन मैन जो है आपके रूल जो है एक तरह से प्रेसिडेंट कायस साइद का, वो दोबारा से इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाएगा। तो जो क्रिटिक्स हैं वो कह रहे हैं कि फिर फ़ायदा ही क्या हुआ? 2011 में जो अरब स्प्रिंग, जो जैस्मिन रेवोल्यूशन आया था, उसका फ़ायदा ही क्या हुआ ट्यूनीशिया में? हमने जब एक ही लीडर को हटा के हमने दूसरे लीडर को बिठा के उसको कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दे दी, तो फिर हमने अरब स्प्रिंग लाए ही क्यों थे? वो तो सेम ही बात हो गई। हम वी आर बैक टू स्क्वायर वन नाउ। तो हुआ क्या था कि ट्यूनीशिया में दिसंबर 2010 में ज़ाइन एल अबिदिन बेन अली के अगेंस्ट जो है ये प्रोटेस्ट बिगेन हुए थे उन प्रेसिडेंट के खिलाफ। और अब हम सेम वही चीज़ जो है ट्यूनीशिया में दोबारा कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जो है वो दोबारा प्रेसिडेंट कायस सईद के साथ कर रहे हैं। तो ये जो है कुछ क्रिटिक्स बोल रहे हैं। तो अब हम अरब स्प्रिंग जो है कुछ देखते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो अब आपको पता है ना, इजिप्ट, लीबिया, बहरीन, यमन और सीरिया में अरब स्प्रिंग के जो है वो आपके रेवोल्यूशंस वहाँ की जो है लीडरशिप के खिलाफ आए। तो इजिप्ट में 30 साल की डिक्टेटरशिप हुस्नी मुबारक की ख़त्म हुई। फिर मोहम्मद गद्दाफ़ी जो हैं लीबिया की, उनकी ख़त्म हुई, रूल ख़त्म हुआ। जैसे ही बहरीन में जो शिया मेजॉरिटी कंट्री एक सुन्नी मोनार्की द्वारा रूल की जाती है, जैसे ही वहाँ पर जो है ये अरब स्प्रिंग आया, तो सऊदी अरेबिया ने वहाँ पर ट्रूप्स भेज के उस प्रोटेस्ट को वहीं पर ख़त्म करवा दिया।
क्योंकि ऑफ कोर्स आपको पता है ना कि सऊदी अरेबिया जो है वो जो है वो सपोर्ट करता है बहरीन को, ठीक है। अब जो है यमन में प्रेसिडेंट अली अब्दुल्ला सालेह जो हैं उनको उनके खिलाफ ये अरब स्प्रिंग आया और उनकी भी जो है पावर चली गई, लेकिन ऑफ कोर्स फिर वो सिविल वॉर में चला गया, यमन जो है वो बर्बाद हो गया इस चक्कर में। फिर सीरिया में भी प्रोटेस्ट हुए, आपको पता है, एक प्रॉक्सी वॉर हुई जिसके अंदर आपके जो है जो प्रेसिडेंट के खिलाफ वहाँ पर प्रॉक्सी वॉर चल रही है, आपको पता है अभी तक चल रही है सीरिया में, प्रेसिडेंट असाद के साथ, बशर अल असाद जी के साथ। ऐसे ही ट्यूनीशिया में भी हुआ था, लेकिन वहाँ पर पीसफुल हुआ था, वहाँ पर ये रेवोल्यूशन शुरू हुआ, वहाँ पर ये जो है पीसफुल ट्रांसिशन टू डेमोक्रेसी की तरफ जो है जाने के लिए रेवोल्यूशन हुआ था, वहाँ पर वायलेंस नहीं हुआ था। लेकिन अब ये न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आ गया है, तो अब हो सकता है कि इसके इसके खिलाफ भी कुछ टाइम बाद, कुछ सालों बाद जो है ये प्रोटेस्ट वहाँ पर दोबारा से हो सकता है, क्योंकि हम तो ट्यूनीशिया को देखें अगर, तो हम बैक टू स्क्वायर आ गए ना, प्रेसिडेंट के रूल से हम निकल कर दोबारा से प्रेसिडेंट के रूल में आ गए, तो चेंज ही नहीं हुआ कुछ, ठीक है। तो अब हो सकता है आने वाले टाइम में यहाँ पर दोबारा कोई प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। सो एनीवेज नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि हम जो है फर्टिलिटी के रेट के केस में जो हाई टीनेज फर्टिलिटी है वो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन रही है, उसको हमको जो है वो ठीक करना पड़ेगा। तो अब आपको पता है कि पार्टिसिपेशन ऑफ मेन को इंकरेज किया जा रहा है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में, और जो लैक ऑफ एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्टिव्स है वो एक प्रायोरिटी चैलेंज एरिया आइडेंटिफाई किया गया है, और उसको ही जो है वो टारगेट किया जाएगा। और अब जैसे बिहार है, वेस्ट बंगाल है, असम है, महाराष्ट्र है, अब यहाँ पर जो है ये 118 डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा टीनेज प्रेगनेंसीज और जो है चाइल्ड मैरिज की प्रॉब्लम आती है। अब 44 डिस्ट्रिक्ट्स हैं कंट्री के अंदर जहाँ पर सबसे ज़्यादा वीमेन की जो है वो मैरिज जो है वो चाइल्ड मैरिज या फिर जो है टीनेज मैरिज जो है वो करवाई जाती है, तो उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। तो इसके लिए हमने फैमिली प्लानिंग, जैसे अब हम कुछ अब इससे रिलेटेड कुछ हम इश्यूज देखते हैं, जैसे हम देखते हैं फैमिली प्लानिंग पार्टनरशिप। तो जुलाई 2012 में लंदन समिट हुई थी फैमिली प्लानिंग के ऊपर, और कहा गया था कि ग्लोबली हम विमेन की जो है नीड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन उसको ऊपर ध्यान देंगे। तो शुरू में तो गोल रखा गया कि 2020 तक हम 120 मिलियन विमेन एंड गर्ल्स को जो है ये मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव्स देंगे, लेकिन जो है ऑफ कोर्स ये गोल पूरा नहीं हुआ, तो उसको जो है फैमिली प्लानिंग 2030 तक टाल दिया गया है। अब इंडिया ने 2012 से 2020 के बीच में 1.5 करोड़ एडिशनल यूज़र्स जो हैं उनको मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव्स दिए, और जो है एक ग्लोबल पार्टनरशिप की तरह हमने इसके ऊपर काम किया है। अब इसी के लिए हमने अभी रिसेंटली हेल्थ मिनिस्ट्री ने नेशनल फैमिली प्लानिंग 2000 समिट 2022 भी की, जिसमें इंडिया ने अपना फैमिली प्लानिंग 2030 विजन डॉक्यूमेंट निकाला और कहा कि कैसे जो है हम इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली प्लानिंग जो है वो स्टेट्स और यूटीज़ में कैसे हम फैमिली बता सकते हैं, अवेयरनेस जनरेट कर सकते हैं ऑफ कोर्स, ठीक है। तो अब हमने कमिटमेंट्स क्या रखी हैं, हम क्या अचीव करना चाहते हैं, इस विजन डॉक्यूमेंट में क्या है। इस विजन डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि हम टीनेज चाइल्ड बेयरिंग, लैक ऑफ मेल पार्टिसिपेशन इन अवेयरनेस प्रोग्राम्स और माइग्रेशन और लैक ऑफ एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्टिव्स के ऊपर हम जो है फोकस रखेंगे, और हम रखेंगे फोकस की टीनेज चाइल्ड बेयरिंग को हम कैसे कम कर सकते हैं। फिर 118 डिस्ट्रिक्ट जो आइडेंटिफाई किए हैं वहाँ पर हमारा फोकस रहेगा, क्योंकि 44% जो केसेस हैं वो इसी एरिया से आ रहे हैं। मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव जो हैं हम मैरिड एडोलिसेंट एंड यंग वुमेन को भी देंगे। लैक ऑफ एक्सेस जो है उसको एक प्रायोरिटी चैलेंज एरिया माना गया है, और इसको भी हम जो है वो रिवर्स करने की कोशिश करेंगे। पार्टिसिपेशन ऑफ मैन इन फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम उसको बढ़ाया जाएगा। तो अब आपको पता है ना, पॉपुलेशन स्टेबलाइज तो हो रही है, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो उसको एक तरह से उस फर्टिलिटी रेट को या उस पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन के लिए एक एक्टिव तौर पर काम करना चाहती है, उसके लिए हमने ये फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो निकाले हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है IAC विक्रांत। तो ये आपका सिक्योरिटी रिलेटेड टॉपिक है। तो रिसेंटली इंडियन नेवी जो है उन्होंने उनको जो है आपका इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत मिल गया है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको बिल्ड किया है ऑफ कोर्स, और हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 76% इसमें इंडिजिनस कंटेंट लगा है, मतलब इंडिया ने इसको खुद बनाया ऑफ कोर्स, लेकिन इसके अंदर जो कंटेंट भी लगा है वो 76% इंडिजिनस कंटेंट है। 262 मीटर का लॉन्ग है ये, 62 मीटर इसके वाइड विड्थ है, और हाइट इसकी 59 मीटर है। इसमें 14 डेक है, लगभग 1700 लोग इस पर क्रू मेंबर्स आ सकते हैं। टॉप स्पीड इसकी लगभग 28 नॉट्स है, और इसकी एंड्योरेंस लगभग 7500
नॉटिकल माइल्स है, ठीक है। तो आईएनएस विक्रांत का मतलब होता है करेजियस। आपको पता होगा ना, आईएनएस विक्रांत हमारा सबसे पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था जो 1971 की वॉर में बहुत हमारे को जिसने हेल्प किया था, लेकिन बाद में उसको हमने डीकमीशन कर दिया था। लेकिन फिर भी जब हमने अपना पहली बार अपना खुद का इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया तो उसका नाम भी हमने इसलिए ये विक्रांत ही रखा है। तो अब जो है आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। 76% इंडिजिनस कंटेंट लगा है, तो ये हमारे लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट है ऑफ कोर्स, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्लोबल टाइगर डे 2022। तो इन्वायरमेंट सेक्शन के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। 29 जुलाई को हर साल जो है आपका ग्लोबल टाइगर डे मनाया जाता है, और सेंट पीटर्सबर्ग की जो टाइगर समिट हुई थी रशिया में 2010 की, उसकी एनिवर्सरी डे होता है ये 29 जुलाई, इसीलिए इसको हम जो है मनाते हैं। अब ग्लोबल टाइगर डे जो है इस साल का थीम, इस साल का जो थीम है वो है इंडिया लॉन्चेस प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन। तो एक्चुअली क्या है कि ये जो टाइगर डे है कंट्रीज़ अपने अपने कंट्री में बनाती हैं, तो इस बार इंडिया ने अपने लिए ये टारगेट रखा है, आई एम सॉरी थीम रखा है, इंडिया लॉन्चेस प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन। तो सेंट पीटर्सबर्ग समिट को जो है उसके अंदर प्रॉमिस किया गया था, उसके अंदर ऑफ कोर्स एक प्लेज दिया गया था कि हम जो है सब ये जो भी पार्टनर कंट्रीज़ हैं वो ये प्लेज करते हैं कि हम 2022 तक टाइगर की पॉपुलेशन को डबल कर लेंगे। ऑफ कोर्स इंडिया ने इसको अचीव कर लिया, हमने देखा था ना अभी कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले हमने इसको अचीव कर लिया। आई थिंक लास्ट ईयर ही हमने इसको अचीव किया। और बैकग्राउंड क्या है इस समिट का, तो गोल रखा गया था कि टाइगर की पॉपुलेशन को डबल करना है 2022 तक। इंडिया ने ऑफ कोर्स डबल कर लिया है, और इस इनिशिएटिव को 2010 में जो है स्टार्ट कर दिया गया था सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट के टाइम पर। और ऑफ कोर्स सिर्फ सेव करने की जो है हमने मोटिव नहीं रखा था, हमने तो टाइगर की पॉपुलेशन को रादर डबल करने का रखा था जो है मोटिव। अब इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, जितनी भी आपकी जो ये टाइगर रेंज कंट्रीज़ हैं उन सब ने इसको में पार्टिसिपेशन किया था। अब आपको याद होना चाहिए कि बैली टाइगर, कैस्पियन टाइगर, जावन टाइगर और जो है टाइगर हाइब्रिड जो हैं ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, तो इसीलिए हम अब रिस्क नहीं ले सकते, हमको बाकी टाइगर जो है उनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉफ़ी प्रमोशन बोर्ड एक्ट ऑफ 1922। तो ये आपके इकोनॉमी और एग्रीकल्चर सेक्शन से थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इंडस्ट्री से भी इम्पॉर्टेंट है, बट अब ये थोड़ा सा कन्फ्लिक्टिंग है, मतलब आई एम सॉरी ओवरलैपिंग ये आपका टॉपिक आ जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री प्लान कर रही है कि जो 80 साल पुराना कॉफ़ी एक्ट है उसको जो है वो रिप्लेस कर दिया जाए और एक न्यू बिल लेकर उसके लिए आया जाए। तो कॉफ़ी एक्ट जो है पहली बार उसको वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर लाया गया था, और गवर्नमेंट अब क्यों सोच रही है, गवर्नमेंट क्योंकि ये देख रही है कि ये जो इसके जो प्रोविजंस हैं ये जो है बहुत पुराने हो गए हैं, इनऑपरेटिव हो गए हैं, तो इसलिए हमको जो है इस एक्ट को जो है वो रिप्लेस करना पड़ेगा। और कॉफ़ी बोर्ड जो है उसकी जो है जो कंट्रोल है या उसका पावर जो उसका कंट्रोल है रादर, उसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से ट्रांसफ़र करके मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को दे देते हैं, ताकि जो है एग्रीकल्चर स्कीम्स के जो बेनिफिट्स हैं वो भी कॉफ़ी ग्रोअर्स को मिल सकें, ठीक है। अब प्रपोजल क्या है, क्या क्या इस लेजिस्लेशन के अंदर प्रोविजंस रखे जा रहे हैं। तो एक तो सेल और कंजम्पशन ऑफ इंडियन कॉफ़ी जो है उसको थोड़ा सा लिबरेट किया जा रहा है, उसको थोड़ा सा खोला जा रहा है, और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को भी अलाउ किया जाएगा कि फ्यू गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस के साथ जो है वो इस इंडियन कॉफ़ी को जो है वो बेच सके। फिर फर्दर इकोनॉमिक, साइंटिफिक और टेक्निकल रिसर्च करने के लिए भी जो है इंडियन कॉफ़ी इंडस्ट्री के लिए हम ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस भी जो है वो लेके आएंगे, ताकि कॉफ़ी बोर्ड जो है वो ये सब काम कर सके। कॉफ़ी बोर्ड जो है उनके पास लिमिटेड कंट्रोल रह जाएगा मार्केटिंग का, और एक्सपोर्टर्स को जो है एक सर्टिफिकेट लेना होगा बस इस कॉफ़ी बोर्ड से, ताकि वो अच्छी क्वालिटी की कॉफ़ी जो है वो एक्सपोर्ट कर सके। अब कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया है क्या, ये आपका एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, सेक्शन 4 ऑफ कॉफ़ी एक्ट के अंदर इसको बनाया गया था। 33 मेंबर्स हैं इसके अंदर, जो चेयरपर्सन है वो इसके चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं, और बेंगलोर से फंक्शन किया जाता है इस कॉफ़ी बोर्ड का। जो कॉफ़ी बोर्ड है वो आपके रिसर्च, डेवलपमेंट, मार्केट इंटेलिजेंस, एक्सटर्नल एंड इंटरनल प्रमोशन ऑफ कॉफ़ी, इन सब के लिए ब्रॉडली से काम करता है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 11th एग्रीकल्चरल सेंसस। तो ये आपके ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर टॉपिक से इंपॉर्टेंट है ना। तो अब 11th एग्रीकल्चर सेंसस को यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर जो है उन्होंने लॉन्च कर दिया है, और अब ये अगस्त से ही स्टार्ट हो जाएगा। एग्रीकल्चर सेंसस हर 5 साल में किया जाता है, इस बार थोड़ा डिलेड जो है वो किया जा रहा है बिकॉज ऑफ कोविड की पैंडेमिक के टाइम पर इसको नहीं किया गया था। अब इससे हमको एरिया ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग्स, उनके साइज़ कितनी है, क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, लैंड यूज, टेनेंसी, क्रॉपिंग पैटर्न, ये सब कुछ पता लगता है। बहुत ही
माइन्यूट लेवल पर जो एग्रीकल्चरल पैरामीटर्स की डिटेल्स हैं वो हमको पता लग जाती हैं। और पहली बार जो ये सेंसस है इसको स्मार्टफोन और टैबलेट्स के थ्रू जो है वो कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है, ताकि जल्दी से जल्दी इस सेंसस का डेटा हमारे पास आ सके। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is hub and spokes model. Okay. So you know that this topic is important for your governance section. So the government is contemplating that currently we store the wheat in silos across the country, and that's why we should replace that model with hub and spoke model. Okay. So the proposal is to develop a capacity of 111.125 lakh million tons of silos at almost about 249 locations across the country. And this hub and spoke model, we already discussed about it a few days ago, of course, in some other context. But this model is being proposed to be built in public private partnership mode. And it will be, of course, built using the design, build, fund, own, and transfer model, whereby the proposed private party will design it, it will build it, it will fund it, it will own and even transfer it after a certain period of time to FCI. Okay, of course, that would be built on the FCI's land only. So that's why it would be transferred after a certain period of time, like in your national highways. So anyways, what is this hub and spoke model? So like for this example of wheat, we currently store wheat in several locations, almost 249 locations. So what happens is that if, let's suppose, there is a need of wheat in, let's suppose, Tamil Nadu. Okay, so what happens there is, uh, we have to transport wheat from very far off locations, from point A to B to C to 3 to D. So from that, by the time it reaches the point Z, that is the Tamil Nadu, it becomes very costly, and it is also very time consuming. So instead of it, let's suppose that we build a hub inside in, let's say, Madhya Pradesh, which is the center of the country. So if there is a centralized hub there, then what would happen is that there would be some spokes, some amount of wheat would be stored in these small locations. These are called the spokes, and all of them would be connected to the main centralized hub that is in Madhya Pradesh. So let's suppose there is a need of wheat in Tamil Nadu. Then what would happen is that instantly from Madhya Pradesh to Tamil Nadu, the wheat would be transported, and because the Madhya Pradesh is serving as the centralized hub, and the surplus wheat in, let's suppose, Punjab's spoke would be transferred to the centralized hub that is in Madhya Pradesh. So what is happening here is that the centralized hub is catering to the needs of all spokes, and there is little need, or there is little need of too much traveling or too much storage. Okay, so that is what is being envisaged here. And because it is better than point A to B to C to D transfer, because it takes too much time and it is very costly for also, that's how hub and spoke model is beneficial too. Okay, so let's suppose, like I'm giving you an example of social media tools. Like I was giving an example of Social Flow. It's an app upon which you can post something, or you can save it is in your draft, and you can link all your social media accounts like Facebook, Twitter, Instagram, which will be, of course, your spokes. And once you, let's suppose, you scheduled a post for 5 a.m., then this Social Flow, which is serving as the centralized hub, will give direction to all the spokes that this particular content needs to be posted at 5 a.m. So that's how this centralized hub is functioning as the single point from where you can access all your spokes. Okay, so this is the best example of social media management tools. This hub and spoke model is being is being explained through the best model of social media management tools. Okay, so the next topic is Arab Spring. So this topic is important for your international relations. So Tunisian voters have recently approved a new constitution in which the power of the country would go back into presidential system, and the president, Kais Said, would get the powers here. So the critics are saying that we are back to square one, because we protested, we launched this Jasmine revolution, that is the Arab Spring, in 2010,
against a president. Of course, the president was Zine Al Abidin Ben Ali, but we are back to square one because we're back to one man rule of the president. So this is certainly an apprehension that in future also the new president would consolidate all powers, and the democracy that was being envisioned by the protesters in 2010 would be gone. So let's see what would happen in the future. Anyways, we have to see what is this Arab Spring. So you know that Arab Spring started in Tunisia in 2010, and it quickly spread to other Arab countries like Egypt, Libya, Bahrain, Yemen, and Syria. Of course, in every other other country, it was almost violent, except in Tunisia, which was a peaceful protest for the democracy. And with this new constitution, the country is transitioning to another system. Okay. So the next topic is population growth. So this topic is important for your social issues. So high teenage fertility has been identified as a very big cause of concern for the government of India, despite the fact that we have stabilized the fertility rate across the country. So government said that we should focus upon participation of men in the family planning programs, and lack of access to contraceptives remains a priority challenge for the government. So child marriage and teenage pregnancies remain a big issue, and 118 districts have reported a high percentage of teenage pregnancies, and most of these districts are confined in Bihar, West Bengal, etc. Of course, the most being in Bihar. So almost 44% of the districts in India have reported high percentage of women marrying before they reach the age of 18. So for that, several initiatives have been taken. Like in July 2012, the government participated in London Summit on Family Planning, where it was discussed that we should reignite the global commitment to meet women's unmet need of contraception. And initially, the goal was to reach 120 million women and girls with modern contraceptives by 2020. Of course, this goal was not reached, so that's why it has been extended with new commitments to 2030. So during this period, 2012 to 2020, India added almost 1.5 crore additional users for modern contraceptives. And recently as 2022, the health ministry also organized this National Family Planning Summit and it also unveiled this Indian Family Planning 2030 vision document. So what this vision document contains is certain commitments. So what are these commitments? So this commitments are mentioned here, that we shall focus upon declining the teenage childbearing, and we shall be focusing upon these 118 districts which are reporting high percentage of teenage pregnancies, and modern contraceptive use among married adolescents and young women must be encouraged. The lack of access to contraceptives, which remains a priority challenge area, should be dealt with. And government wants to stabilize the population, and it also wants to stabilize the trend in population. So it should not be that high teenage pregnancies should be there in the country. So that's why government is focusing upon it. So the next topic is IAC Vikrant, that is the indigenous aircraft carrier Vikrant. So recently Indian Navy has been handed over this IAC Vikrant, and it has been built by Cochin Shipyard Limited. And why is it very important? Because it has been an embodiment of Atmanirbhar Bharat, because 76% indigenous content has been used to construct this aircraft carrier. It is almost 262 meter long, 62 meter in wide, 62 meter in width, and 59 meter in height. It has 14 decks, and a crew of about 1700 people can stay on it. And it has a top speed of about 28 knots, and an impressive endurance of about 7500 nautical miles. So you know that there was this not indigenous, of course, it was a retrofitted Russian carrier, INS Vikrant, which served us valiantly during the 1971 Bangladesh Liberation War. This indigenous aircraft carrier has been rechristened after that Vikrant, which was decommissioned earlier. So now this has been commissioned in 2022. So it's a testimony to India, to Atmanirbhar Bharat and Make in India initiative, and we have showcased that we have the capability to indigenously design and build an aircraft carrier, and the 76% indigenous content
and has served as a wonderful opportunity for hundreds of MSMEs who are registered with the Cochin Shipyard Limited. Okay, so the next topic is Global Tiger Day. So this topic is important for your environment section. So Global Tiger Day has been celebrated on 29th of July. So it commemorates the anniversary of St. Petersburg Tiger Summit, which was conducted in 2010 in Russia. And this year, the theme that we have chosen is India launches Project Tiger to revive the tiger population. And in the St. Petersburg Summit, it was decided by the member countries that we shall double the wild tigers population by 2022. India, of course, has achieved it, and the participating countries were India, Bangladesh, Bhutan, etc. So all these are the 13 tiger range countries, and the it was the first time that all tiger range countries came together and focused upon conserving this tiger. Okay, so far 4 species of tiger have gone already extinct. So, anyways, the next topic is Coffee Promotion Board Act of 1942. I'm sorry, this is a typo here, not 1922, 1942. So, the Ministry of Commerce and Industry is planning to replace this 80-year-old Coffee Act because it has been found that it has become redundant and inoperative in modern times. A government is also contemplating that the coffee board would be shifted from the control of Ministry of Commerce to Ministry of Agriculture, so that the agricultural scheme benefits are also extended to coffee growers. And it is also proposing that the sale and consumption of Indian coffee would be liberalized so that e-commerce platforms can sell it with fewer government restrictions. The aim is also to encourage further economic, scientific, and technical research in this coffee industry revitalizing the Coffee Board, of course, which is a statutory organization. And it consists of the chief executive, and it focuses on areas of research, extension, development, market intelligence, etc., for the promotion of coffee. So the next topic is 11th agricultural census. So this is also a topic for your agriculture topic. So 11th agriculture census has been launched by the government, and it is conducted every 5 years, but it is being conducted after a certain delay because of the COVID pandemic. And now this will start in August, and it is the main source of very minute details regarding the agricultural parameters, because based upon which the government takes decisions or policy decisions, like your area of operational holdings, the size, the classified distribution of the land, the cropping pattern, etc. This is the first time that data collection would be done on the smartphones and tablets, so that immediately data can be compiled and the data can be presented immediately to the government for the respective decisions. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time on Monday now. Until then, goodbye and take care.